स्टैंडर्ड का लास्ट टाइम हम लोगों ने साइंस 1 का जो थर्ड लेसन है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो स्टार्ट किया था। अभी उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, और उसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था, सर्किट डायग्राम देखा था। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ठीक से लर्न करना। एग्जाम में वो मैक्सिमम टाइम आता है 5 मार्क्स के लिए। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो फ्यूज वायर। ये पार्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है, इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट वहां पे भी है। फ्यूज वायर, फ्यूज देखो, फ्यूज का मतलब क्या है? फ्यूज यानी वो क्या होना, फ्यूज होता है यानी क्या होता है? मेट होता है। क्या होता है? मेट। तो ऐसे वायर जो क्या होते हैं? मेट होते हैं। अभी कैसे, क्यों मेट होते हैं और ऐसे मेट होने वाले वायर क्यों यूज करते हैं? हम लोग कभी मेट होने वाले वायर यूज करते हैं क्या? मेट होने वाले वायर हम लोग नहीं यूज कर सकते इलेक्ट्रिक कनेक्शन में, मगर यूज होता है मेट होने वाले वायर का, फ्यूज वायर का। कहां पे यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है उसका। क्या दिया है? फ्यूज वायर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंसेस यानी कौन से? जो हम लोग घर में यूज करते हैं या फिर हम जहाँ पे जॉब करते हैं या फिर जहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, कॉलेजेस में जो भी अप्लायंसेस यूज होते हैं, ओके, मशीनरीज यूज होते हैं, वहां पे सर्टेन फ्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्यूज। ओके, अब ये क्यों रहते हैं? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अप्लायंसेस वर्क होते हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी। Okay, it is made up of mixture of substance and has a specific melting point. ये फ्यूज वायर जो बना होता है वो किससे बना होता है? a mixture of substance यानी नॉर्मली एलॉयज का वगैरह बना होता है। ओके, एलॉय कैसे बनता है? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस का बना हुआ होता है फ्यूज वायर एंड हैज अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। और उनका एक मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक रहता है। नॉर्मली इनका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। It is connected in a series to the electric appliances. जब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कनेक्ट किया जाता है तो इसको, फ्यूज को कैसे कनेक्ट किया जाता है? इन अ सीरीज, इन अ सीरीज। ओके, if for some reason the current in the circuit increases excessively, अगर गलती से हम लोगों ने बहुत सारे अप्लायंसेस लगाए हैं और बहुत सारा करंट फ्लो होने लगा, बहुत सारा करंट सडनली फ्लो होने लगा, तो क्या हो सकता है? अगर जो जितना कैपेसिटी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या फिर किसी भी अप्लायंसेस का, उससे ज्यादा अगर करंट उसमें जाता है तो वो क्या हो सकता है? उसमें स्पार्क हो सकता है या फिर वो जल सकता है। ओके, तो खराब हो सकता है। तो क्या होता है? अगर एक्सेसिव करंट अगर जाता है, द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस एक्सेसिवली, द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप। ओके, वो करंट पहला किधर जाएगा? फ्यूज वायर में। किधर जाएगा? फ्यूज वायर में। तो करंट पास होगा जब फ्यूज वायर में, तो वायर हीट होगा। वायर क्या होगा? हीट होगा एंड इट मेल्ट्स, और वो मेल्ट होगा, और वो मेल्ट होगा। अभी वो मेल्ट होगा तो क्या होगा? अगर वो वहां पे फ्यूज में करंट जाता है, फ्यूज वायर में करंट जाता है, वो हीट होता है और वो मेल्ट होता है। ओके, अगर वो मेल्ट हो गया तो क्या होगा? करंट वहां ही स्टॉप होगा, करंट आगे जाएगा ही नहीं। करंट आगे जाएगा नहीं यानी किधर नहीं जाएगा? करंट जाएगा नहीं अपने जितने भी अप्लायंसेस कनेक्ट किए, ओके, उसके अंदर करंट, वो हाई अमाउंट ऑफ करंट नहीं जाएगा। तो उससे क्या होगा? हाई अमाउंट ऑफ करंट अप्लायंसेस में नहीं जाएगा, तो अप्लायंसेस जलने से या फिर स्पार्क होने से वो बचेंगे या फिर सेव होंगे। द सर्किट गेट्स broke and the flow of current stop। जैसे ही ये फ्यूज वायर मेल्ट होता है वहां पे ही करंट स्टॉप होता है। सर्किट गेट्स ब्रेक यानी करंट वहां पे स्टॉप होता है एंड thus protecting the appliances। तो क्या होता है? करंट आगे जाएगा नहीं और जितने भी अप्लायंसेस है उनको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। This wire is fitted in the grooves in the body of porcelain like non-conducting material। ओके, आप आपके बिल्डिंग में, ओके, या फिर आपके घर के बाहर जो भी मीटर रहता है उसके नीचे देखो फ्यूज रहता है। क्या रहता है? फ्यूज। कुछ इस तरीके का फ्यूज रहेगा, वो पोर्सिलिन का रहता है। पोर्सिलिन यानी व्हाइट कलर का दिखेगा आपको। ओके, तो वो व्हाइट कलर का फ्यूज होता है क्या? नहीं, वो अगर आप बाहर निकालोगे तो उसके अंदर देखो ऐसे मेटल के प्लेट्स रहते हैं। मेटल के क्या रहते हैं? प्लेट्स। ओके, वो फ्यूज रहता है। वो क्या रहता है? फ्यूज। ओके, अभी उसको हम लोग बाहर से खींचते हैं तो हम लोग को शॉक नहीं लगना चाहिए, इसके लिए बाहर का जो पोर्शन रहता है वो पोर्सिलिन का रहता है, which is a non-conducting material। ओके, जिससे हम लोग को शॉक नहीं लगता।
फॉर डोमेस्टिक यूज, नॉर्मली जो अप्लायंसेस यूज होते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, फ्यूज वायर विद द अपर लिमिट्स। अभी कौन कौन से फ्यूज होते हैं? ओके 1 एंपियर, 2 एंपियर, 3 एंपियर, 4, 5, 10 एंपियर, ये नॉर्मली फ्यूज यूज होते हैं। देखो यहाँ पे भी एक फ्यूज लिखा है। जो भी सर्टेन लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह, देखो लाइट वाले माइक्रोस्कोप, ओके, उसमें ऐसे फ्यूज यूज होते हैं। ये क्या रहता है? ये देखो इसके बीच में देखो ये वायर होता है। ये क्या होता है? वायर। अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर उसमें आ गया तो पहला वो फ्यूज में जाता है। किधर जाता है? फ्यूज में। तो अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट गया तो ये वायर है, फ्यूज के अंदर का वायर वो मेल्ट होता है और ब्रेक होता है। मेल्ट होता है, क्या होता है? ब्रेक। तो करंट वहां ही स्टॉप होता है, आगे की तरफ जाएगा नहीं, यानी जो लैंप रहेगा उसको कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ऐसे अलग अलग तरीके के फ्यूज यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये सब आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है आगे जाके, तो इसको ठीक से लर्न करना। कभी कभी ये 2 मार्क्स के लिए आता है फ्यूज वायर, राइट द शॉर्ट नोट्स उसके लिए आता है। प्रिकॉशन, ये आपको 3 मार्क्स के लिए आता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं या फिर कुछ रिपेयर का काम करते हैं तो हम लोग को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? जनरली आपको बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए या फिर आपको पता रहता है कि क्या करना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड द सॉकेट शुड बी फिटेड एट द हाइट एट व्हिच स्मॉल चिल्ड्रन कैन नॉट रीच एंड पुट पेन्स एंड नेल इनसाइड। ओके, जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस रहेंगे, स्विच रहेंगे, प्लग्स रहेंगे, वो कहाँ पे होने चाहिए? थोड़े हाइट पे होने चाहिए। इतने भी हाइट पे नहीं कि आपका हाथ नहीं पहुंचेगा। जो अडल्ट्स रहते हैं उनका हाथ पहुंचेगा इतने हाइट पे होने चाहिए, जिनको पता रहता है उसके बारे में। ओके, एकदम नीचे नहीं होने चाहिए जहां पे क्या हो गए बच्चे वहां पे हाथ लगा सकते हैं, या फिर उसके अंदर अगर उन्होंने बटन चालू है और उस प्लग के अंदर अगर कुछ मेटल का पार्ट डाल दिया और उसको हाथ लगा दिया तो उनको शॉक लग सकता है। ओके, तो जनरली ये थोड़े हाइट पे होने चाहिए, सर्टेन हाइट पे जहां पे चिल्ड्रंस का हाथ नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसे जगह। Plug wire should not be pulled by removing the plug from the socket. जब हम लोग सॉकेट से प्लग निकालते हैं तो वायर को पकड़ के नहीं निकालना चाहिए। ओके, वो जो सॉकेट है उसको पकड़ के वो निकालना चाहिए। ओके, जो भी प्लग है उसको ठीक से पकड़ के बाहर निकालना चाहिए, वायर को पकड़ के नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट है बिफोर क्लीनिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर क्लीन करते हैं या फिर टीवी क्लीन करने जाते हैं बाहर से, अंदर से तो टीवी नहीं क्लीन करते मगर रेफ्रिजरेटर तो अंदर से करते हैं क्लीन, तो ये सब चीजें जब हम लोग क्लीन करते हैं तो क्या करना चाहिए? अप्लायंसेस फर्स्ट ऑफ करना चाहिए, स्विच ऑफ करनी चाहिए एंड इट्स प्लग रिमूव्ड फ्रॉम द सॉकेट, और उसका प्लग सॉकेट से निकाल के रखना चाहिए और उसके बाद ही उसको क्लीन करना चाहिए। One's hand should be dry while handling the electrical appliances. अपने हाथ क्या होने चाहिए? ड्राई होने चाहिए। क्यों? अगर हाथ में पानी है, पानी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? कंडक्ट। अगर आपके हाथ ड्राई नहीं है तो आपको शॉक लगने के ज्यादा चांसेस है। As far as possible, one should use the footwear with the rubber soles. Okay, जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं उन्हें क्या यूज करना चाहिए? रबर के ग्लव्स। क्यों? अगर आपका जो वायर को अगर हाथ भी लग गया, अगर आपने रबर ग्लव्स यूज किए, ओके, या फिर शूज है जो रबर के यूज किए, तो क्या होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट आपके स्किन से उस करंट का या फिर उस वायर का आएगा नहीं। तो रबर क्या है? रबर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो आपको शॉक लगने से आप बच सकते हैं। As the rubber is an insulator, insulator is a bad conductor. Okay, it prevents the current from the flowing through our body with protecting it. Okay, अपने बॉडी में करंट जाने से वो प्रोटेक्ट करता है। If the person gets electric shock, अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, okay, you should not touch that person. उस पर्सन को हम लोग को टच नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए। You should switch off the main switch. पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? अगर कोई पर्सन दिखा, okay, we have to switch off first. What we have to do? We have to switch off the main switch. जो भी मेन स्विच रहेगा घर में उसको पहला बंद करना चाहिए। तो जितने भी अप्लायंसेस वहां से जो भी करंट जाता है कौन से भी अप्लायंसेस से वो वहां से ही जाता है, तो पहला मेन स्विच बंद करना चाहिए। If the switch is too far, do not know where it is located, then you should remove the plug from the socket if possible.
अगर आपको मेन स्विच ही पता नहीं है या फिर वो बहुत दूर है, आप उसको बंद नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए, जहां पे वो अप्लायंसेस है जिसके वजह से या फिर जो भी वजह से उस पर्सन को शॉक लगा है, तो उस अप्लायंसेस का जो प्लग है वो निकालना चाहिए, बटन बंद करके निकालना चाहिए। If not, then you should use the wooden pole to push the person away from the electric wire. अगर पर्सन इलेक्ट्रिक वायर को चिपका हुआ है, ओके, अगर वो भी पॉसिबल नहीं, प्लग निकालना भी पॉसिबल नहीं है, तो एक लकड़ी लेना चाहिए या फिर वुडन का कुछ तो लेना चाहिए या फिर हार्ड प्लास्टिक का कुछ तो लेना चाहिए और उससे उस पर्सन को खींचना चाहिए, ओके, डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं खींचना चाहिए, ओके, क्योंकि लकड़ी जो रहता है, वुड जो रहता है, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ओके। तो यहाँ पे अपना ये लेसन खत्म होता है, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो खत्म होता है। अभी नेक्स्ट इस लेसन में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो आप अगर पेज नंबर 33 पे जाओगे तो इसे आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 के ऊपर, तो वहां पे आपको ये सम दिखेगा, ओके। ऐसे बहुत सारे सम्स है जो आपको 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए इस लेसन से पूछे जाते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे एक सम दिया है, क्या दिया है उन्होंने, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ओके। देखो अभी जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो जो वैल्यूज दिया है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो उसका जो यूनिट रहता है उसको उससे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0.4 एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट है, एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट, यानी जो आपको वैल्यू दिया है 0.4 वो किसका वैल्यू दिया है, करंट। यहाँ पे लिखा है ठीक है, मगर इस यूनिट से भी आपको पता लगना चाहिए, ओके। तो करंट 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, एक वायर से इतना करंट फ्लो होता है फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए फ्लो होता है। हाउ मच द चार्ज वुड हैव बीन पास थ्रू द कंडक्टर, चार्ज, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, चार्ज। हम लोग के पास क्या है, करंट है एंड टाइम है, करंट है और क्या है, टाइम, ओके। अभी देखो टाइम ऑलवेज सेकंड्स में होना चाहिए, जब भी आप देखोगे सम सॉल्व करोगे तो ऑलवेज टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। यहाँ पे देखो किसमें दिया है, मिनट्स में दिया है, नहीं चलेगा, आवर्स में दिया तो भी नहीं चलेगा, ओके। तो मिनट्स में दिया है, हम लोग को चाहिए सेकंड्स में, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, ओके। ये कन्वर्जन तो आपको पता होने चाहिए। तो देखो क्या दिया है, करंट एंड टाइम, और क्या निकालने के लिए बोला है, चार्ज। तो इसके सिंबॉलिक फॉर्म आपको पता होना चाहिए। करंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, R, ओके। टाइम का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, T, ओके। एंड चार्ज का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, Q, ओके। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखूंगा गिवन, क्या क्या दिया है, ओके। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिवन, तो मेरे पास करंट है 0.4 एम्पियर एंड नेक्स्ट है टाइम, क्या दिया है 5 मिनट। अभी 5 मिनट का मैं सेकंड्स में कन्वर्जन करूंगा, 5 into 60, 1 minute is equal to 60 seconds, तो 5 into 60 कितना हो गया, 300 seconds, कितना हो गया, 300 seconds, ओके। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करने का, चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का सिंबल क्या है, Q, ओके। तो जब भी I, T and Q, I दिया है, T दिया है एंड Q फाइंड करने का, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। वो मेरा फॉर्मूला है Q is equal to IT, ये फॉर्मूला याद रखना, ओके। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, एक सिंपल एक ट्रिक है जिससे आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो आपको ये वैल्यू दिया जाएगा Q, T, I निकालना है तो भी यही फॉर्मूला, अगर आपको I and Q दिया है, T निकालना है तो भी यही फॉर्मूला यूज करो। ये तीन जो रहेंगे उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, तीनों में से 2 देंगे, एक फाइंड करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करने का, फॉर्मूला याद रखने का, Q किया मैंने IT, क्या फॉर्मूला याद रखने का, Q किया मैंने, ओके, Q किया मैंने यानी इक्वल टू IT, ओके। Q इज इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला यूज करने का। अभी वैल्यूज डालो, सिंपल है, वैल्यूज डालते हैं हम लोग। Q तो निकालना है हम लोग को, चार्ज, ओके। I का वैल्यू कितना है, 0.4 into 300, 0.4 into 300। अभी आप क्या कर सकते हो, 0.4 into 300 करो, या फिर और एक चीज है, क्या कर सकते हो आप,
Q इज इक्वल टू 0.4 को मैं देखो कैसे कन्वर्ट करता हूँ। ये देखो ये पॉइंट है, मैं उसको शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में। क्या करूंगा? शिफ्ट राइट हैंड साइड में। पॉइंट को एक डिजिट से शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ेगा। ओके, ये कन्वर्जन थोड़े आपको पता होने चाहिए। पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड विथ वन डिजिट से शिफ्ट किया। देखो ये एक ही डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ेगा। देखो बढ़ गया जीरो इनटू 300 तो जीरो गया जीरो गया। अभी बच गया 4 into 30। 4 into 30 तो आसान है आपको करने के लिए। 0.4 into 300 करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो Q इज इक्वल टू कितना है? 4 into 30 120। अभी Q का यूनिट आपको पता होना चाहिए कूलम। Q का यूनिट क्या पता होना चाहिए? कूलम। ओके, तो ये आपका वो सम सॉल्व हो गया। मगर जब भी आपका वर्डिंग में सम रहेगा तो हमेशा याद रखना आंसर भी वर्डिंग में आना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सब सॉल्व करके दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। ओके, तो ये अपना पेज नंबर 33 का ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया।